नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी माँ की, एक 4 बेटों की माँ जो अपने बुढ़ापे में 4 हिस्सों में बंटकर रह गई। एक बेबस माँ की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। बहुत दिनों बाद आज गांव से मेरे भैया का फ़ोन आया। घर में सबका हाल चाल पूछने और वहाँ सबका हाल चाल बताने के बाद भैया ने एक दुख की बात बताई, जिसको सुनकर पहले तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। भैया बोले, प्रिया, राधा काकी अब नहीं रहीं। राधा काकी नहीं रहीं का क्या मतलब है भैया? यह कब और कैसे हुआ? मैं एकदम से भैया से सवाल पर सवाल किए जा रही थी और मेरे लगातार सवाल से भैया भी हड़बड़ा गए। फिर उन्होंने कहा, अरे कुछ नहीं, बीमार तो थी ही बहुत दिनों से, एक रात सोई तो उठी ही नहीं। मन में मैंने सोचा कि चलो ठीक ही हुआ, चले तो उनको बहुत पहले जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत में जब इतना दुख भोगना था तो कैसे चली जाती? दुख भोगना था तो भोग कर ही जाती ना। बेचारी राधा काकी, उनके बारे में सुनकर ही मेरा मन बिल्कुल बेचैन हो गया और दिल दिमाग अतीत में विचरण करने लगा। लगता है जैसे कल की ही बात है। छोटी सी थी मैं, शायद 10 वर्ष की। तभी सुंदर काका का ब्याह हो गया था। वह मेरे पिताजी के चचेरे भाई थे। सुना काकी बहुत सुंदर है, तो दौड़ कर गई थी मैं उनको देखने के लिए। बचपन तो बचपन ही होता है, तो बस फिर क्या था, लगा दी दौड़ बस। काकी को देखने की उत्सुकता में सारे गांव में शोर हो गया था कि काका की काकी बहुत सुंदर हैं। हमने भी सुना तो पहुंच गए काका के घर काकी को देखने। जब वहां जाकर देखा तो बस देखते ही रह गए। सच में काकी तो बला की खूबसूरत थी। मैंने जब पहली बार उन्हें देखा तो देखती ही रह गई। मुंह खुला का खुला रह गया मेरा। गांव में लोगों ने जितना बताया था उससे कई गुना ज्यादा काकी सच में खूबसूरत थी। सच में लाखों में एक थी काकी। जैसे खुद सुंदर थी, वैसे ही उनका नाम भी बहुत सुंदर था, राधा। फिर मैं काकी के आसपास ही बनी रहती थी। मुझे काकी से एक तरह का लगाव हो गया था। एक तो काकी इतनी सुंदर थी, ऊपर से उनका स्वभाव भी इतना नरम था, जिससे कोई भी हो उसे काकी से लगाव हो ही जाए। बस फिर क्या था, मैं तो किसी न किसी बहाने से राधा काकी के आसपास ही बनी रहती थी। कभी काकी मेरी चोटी बांध दो, तो कभी काकी मेरी गुड़िया बना दो, कभी काकी मेरा सवाल हल कर दो। दिन रात घेर कर बैठ जाती थी मैं उनको। सुना था कि वे पढ़ी लिखी भी हैं। कितना, यह तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन उनकी तीक्ष्ण बुद्धि की दाद तो देनी पड़ेगी। उस जमाने में घर वाले लड़कियों को कम ही पढ़ाते थे, तो शायद काकी भी थोड़ी बहुत ही पढ़ी लिखी होंगी। फिर भी वह चुटकियों में मेरे सारे सवाल हल कर देती थीं। मेरी अम्मा मुझे बहुत डांटती, तुम लोग कभी चैन भी तो लेने दो उसे। पर हम पर अम्मा की उस डांट का कोई असर नहीं होता। काकी बच्चों से बहुत प्यार से बात किया करती थीं। वे एकदम अलग सी थीं, या यूं कहो कि राधा काकी हर बात में परफेक्ट थीं। घर के काम, सिलाई, रसोई, पढ़ाई, सब में ऐसा कोई काम न था जो काकी को ना आता हो। सबको समय पर स्वादिष्ट नाश्ता और भोजन समय पर मिल जाता, और काकी के हाथों में तो जैसे गजब का जादू था।
उंगलियां चाट चाट कर हम खाते और रोज़ नई नई फरमाइश करके काकी से अपनी पसंद का खाना बनवाते थे। काकी के खाने की तारीफ पूरे गांव में हुआ करती थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब काकी नई नई ब्याह कर आई थीं तो उन्होंने अपनी पहली रसोई में जो खाना बनाया था, इस खाने की तारीफ किए बिना शायद ही कोई रह पाया होगा। पूरे गांव में काकी की सुंदरता के साथ साथ खाने के भी चर्चे हो गए थे। जब सोचो तो लगता है जैसे आज की ही बात है। बिल्कुल आंखों के सामने सब कुछ तैरने लगता है। जब भी हम काकी से कुछ भी खाने को बनाने के लिए कहते तो काकी झट से बना दिया करती। मैंने कभी भी काकी को ऊबते हुए नहीं देखा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। देखते देखते 1 साल बीत गया और राधा काकी घर में रच बस गई थीं और समय के साथ साथ एक एक करके 4 बेटों की माँ भी बन गई थी वह। परिवार में खुशी का माहौल बन गया था। काका तो हरदम अम्मा से बतियाते, देखिएगा भौजी, चारों बेटे पढ़ाई करके कमा कर लाएंगे और 100-100 रुपये भी देंगे तो 400 रुपये हो जाएंगे मेरे पास। बहुत गर्व था उनको अपने बेटों पर। बेटों की भी पढ़ाई लिखाई समय पर पूरी हो गई। बेटे भी ठीक ही थे। दिन रात अपनी अम्मा को घेरे रहते, अम्मा मेरी हैं, अम्मा मेरी हैं। अपने चारों बेटों को अपने लिए ऐसे प्यार से लड़ते देख राधा काकी फूली न समाती और काकी खुशी से दोहरी हो जाती। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो समय पर फिर किसका बस चलता है। एक दिन वो हुआ जो किसी ने सोचा न था। काका एक दिन किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। जब काका शहर से वापस आ रहे थे तो वापस लौटते वक्त बस खाई में गिर गई और काका को जब तक वहां खाई से निकाला गया तब तक काका के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। काकी दिन रात रोती फिफियाती रहीं। फिर सबने उन्हें समझाया। लोगों ने कहा कि राधा, चारों बेटे हैं तुम्हारे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। किसी मरने वाले के साथ जीवन नहीं चला जाता है। समय कटता तो नहीं है, पर क्या करें, जाने वाले के साथ सच्ची में जाया कहाँ जाता है। बस इंसान का दम ही नहीं निकलता, वरना तो जीने के अरमान तो जाने वाले के साथ ही चले जाते हैं। बस जो जिम्मेदारियां पीछे छूट जाती हैं, उन जिम्मेदारियों को चलते इंसान को जीना भी पड़ता है। अब काकी भी क्या करती। काका तो चले गए, पर बेटों की जिम्मेदारी काकी के ऊपर छोड़ गए। अब काकी ने भी संतोष कर लिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब बेटों की भी अच्छी नौकरी लग गई। 2 बेटों की शादी एक ही बार में हो गई। दोनों बहुएं आपस में सगी बहन थीं। काकी ने सोचा, चलो अच्छा है, दोनों बहनें रहेंगी तो एक दूसरे का हर बात में साथ देंगी। घर में झगड़ा नहीं होगा। दोनों बहन हैं तो मेल बना रहेगा। थोड़े दिन तो सब कुछ ठीक चला। फिर घर में रोज रोज किसी न किसी बात पर झगड़े की शुरुआत हो गई। बड़ी बहन शांत थी, लेकिन छोटी तेज तर्रार। सास को लेकर रोज कहासुनी होती। एक कहती मैं ही क्यों सास की सेवा करूं की भावना घर में आ गई। जब बड़ी बहू थक जाती तो छोटी बहू को सास को संभालने की जिम्मेदारी आती और हल्ला मचा रहता घर में। बस पूछो मत, बहुओं ने तो जीना हराम करके रख दिया था। बेचारी राधा काकी ने तो अपने बेटों की शादी इस उम्मीद से की थी कि चलो पति की मौत के बाद बहुएं आ जाएंगी तो कम से कम थोड़ा सुकून मिलेगा बेचारी को। पति की मौत के बाद
बेटों का ही तो एक सहारा था। उसमें भी जब बेटों की शादी हुई तो बहुओं ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया कि कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। और वे तो सास थीं। दोनों बहुएं एक से बढ़कर एक थीं। दोनों एक दूसरे पर डालती रहती। अगर काकी ने पानी मंगवा लिया या खाने के लिए खाना मांग लिया तो एक दूसरी से कहती कि मैं क्यों दूं, यह देगी। और दूसरी पहली को कहती कि मैं क्यों दूं, मेरा अकेली का ठेका थोड़ी है, यह देगी। इसी तरह दोनों बहनें आपस में लड़ती रहती हैं, पर दोनों में से किसी पर यह न बनता कि कोई सी भी काकी को खाना खाने के लिए दे दे। ऊपर से बेचारी काकी एक तो पहले से ही इतनी दुखी थी, इसके बाद ऊपर से बहू के इस बर्ताव ने उनको अंदर तक तोड़कर रख दिया था। पर फिर भी कहीं न कहीं एक उम्मीद टिकी हुई थी कि अभी 2 बेटे बाकी हैं। राधा काकी की बड़ी बहू फिर भी कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन काकी की छोटी बहू तो बहुत ही निकम्मी थी। बड़ी बहू फिर भी थोड़ा बहुत काम जिम्मेदारी से कर लिया करती थी, पर छोटी बहू कोई काम न करती। छोटी को सिर्फ अपनी सखी सहेली और घूमने फिरने से मतलब था। घर के काम में जरा भी रुचि नहीं थी। बड़ी बहन ने पति से शिकायत की तो सोच विचार कर चूल्हा अलग हो गया। राधा काकी बहुत दुखी होती, लेकिन क्या कर सकती थीं। अब 6 महीने का राधा काकी का बंटवारा हो गया। अपनी माँ को खिलाने के लिए एक बेटा काकी को 6 महीने खिलाएगा और दूसरा बेटा अगले 6 महीने। बेचारी काकी का जीवन बस दुखों में बीता था कि उनके अपने सगे बेटों ने अपनी माँ को खाना तक न खिलाया गया था। इस दुख को राधा काकी बर्दाश्त ही न कर पा रही थीं। अब तो बस थोड़ी बहुत अगर कहीं उम्मीद बची हुई थी तो यह कि बचे हुए दोनों बेटों की शादी हो जाए, और अगर बहुएं अच्छी आ जाएं तो काकी का जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि पहले दोनों बहुओं ने से तो उन्हें एक से भी उम्मीद न थी कि वह उनको बुढ़ापे में रोटी दे देंगी। बस यही सोचकर थोड़े समय के बाद वे फिर दोनों बेटों का ब्याह कर देती हैं। सोचा बहू अच्छी आएंगी तो जीवन संवर जाएगा। शुरुआत में सब अच्छा रहा, लेकिन फिर कुछ समय के बाद किच-किच होने लगी। अब बहुओं में अपनी सास की सेवा करने को लेकर रोज चिक-चिक होने लगी। अब 4-4 बहुओं को घर में अपनी एक सास दुश्मन दिखाई देने लगी थी। कोई भी एक बहू राधा काकी की सेवा करने को तैयार न हुई। सबको बस अपना अपना ही दिखाई देता। वह एक बुजुर्ग महिला जिसने बचपन से अपने चारों बेटों को बराबर प्यार दिया, आज उसे एक माँ को पालने के लिए चारों बेटों के घर में अफरा तफरी मची हुई थी। जब गृह कलेश ज्यादा बढ़ गया तो फिर इस परेशानी का एक हल निकाला गया और चारों बेटों ने बैठक की, और इस समस्या का यह हल निकला कि चारों बेटों ने आपस में अपनी माँ का बंटवारा कर लिया। अब माँ 3-3 महीने के लिए चारों बेटों के पास रहेगी। जो बेटे बचपन में अम्मा मेरी कहते नहीं थकते थे, आज वो बेटे माँ तेरी कहते नहीं थकते थे। अब फिर क्या था, जैसा कि चारों भाइयों में तय हुआ था, तो अब काकी बारी बारी से चारों के पास रहती और दुखी होकर चुपके से आंसू पोंछ लेती। समय के साथ साथ मेरी भी शादी हो गई थी। मैं भी अपनी घर गृहस्थी में मगन हो गई थी, लेकिन राधा काकी का हाल चाल लेती रहती। इधर आजकल न जाने क्यों
उनसे मिलने का बहुत मन करता था, लेकिन संजोग ही नहीं बैठ रहा था। मेरा वहाँ जाना तो नहीं होता था, लेकिन जब भी फ़ोन पर भैया से गांव में बात होती तो हमेशा उनके बारे में मैं पूछा करती। मन बहुत फड़फड़ा रहा था। सुना था कि उनकी तबीयत खराब होने लगी है। वह अक्सर बीमार रहती हैं। मुझे चिंता हुई, कौन सेवा करता होगा। मेरे लिए उन्होंने बहुत किया, पर मेरी भी बहुत लाचारी थी कि मैं चाहकर भी राधा काकी से नहीं मिल सकती थी। कहाँ बिहार, कहाँ पूना। वह बिहार में थीं और मैं पूना में, अपने बेटे के पास। कालांतर में मेरे पति भी नहीं रहे थे, तो मेरी लाचारी भी थी। अब मैं राधा काकी से कैसे मिलने जाऊं? बस फ़ोन पर उनके बारे में सुन सुनकर ही दुखी होती रहती थी। बचपन से उनके इतना करीब होने के कारण उनके साथ कुछ भी होता तो मुझे बहुत दर्द लगता था। एक समय पर इतनी अच्छी होने वाली राधा काकी के साथ आखिर भगवान ने कैसा खेल खेला है। काश आज काका होते तो बस यही सोचती थी मैं। आजकल फिर से काकी की बहुत याद आने लगी थी। फिर एक दिन अचानक ऐसा संजोग बना कि एक बार मैंने अपने बेटे से इस बात का जिक्र किया तो उसने तुरंत ही मेरे गांव जाने का प्रबंध कर दिया। दरअसल काकी के पोते की शादी थी और मुझे भी निमंत्रण मिला था। अतः अच्छा मौका था काकी से मिलने का। न जाने कैसी होंगी, बहुत बूढ़ी लगती होंगी, पता नहीं, शायद बीमार हो गई हैं। मन में हजारों सवाल लिए आज मैं पटना पहुंच ही गई। जब मैं वहां पहुंची तो शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, क्योंकि समय इतना ज़्यादा था नहीं, तो मैं कई दिन पहले तो जा नहीं सकती थी। शादी वाले दिन ही मैं वहां पहुंची थी। घर में इतने सारे रिश्तेदार जमा थे, पर मैं उन सभी रिश्तेदारों में और शादी की भीड़ में मैं अपनी काकी को ढूंढ रही थी। वैसे भी शादी में आने का मेरा कारण तो कुछ और ही था। मुझे शादी में आने का वैसे भी कोई शौक नहीं था, लेकिन हाँ, इस बहाने से मैं आज इतने दिनों बाद अपनी राधा काकी से मिलने वाली थी। वरना शादी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे तो बस अपनी काकी से मिलना था। मैंने सोचा था कि काकी बीमार हुई तो क्या हुआ, कम से कम बढ़िया कपड़े पहने हुए एक कोने में कहीं भी कुर्सी या मेज़ पर शान से काकी बैठी होंगी। लेकिन पूरी शादी में ढूंढने के बाद भी मुझे काकी नज़र नहीं आई। जब बहुत देर तक काकी को ढूंढ लिया, तब पूछने पर किसी ने इशारा किया कि वह रहीं कोने में। मैंने उन्हें देखा तो देखती ही रह गई। एक मैली सी साड़ी में सिमट कर वह बैठी हुई थीं। मैं जाकर गले लग गई तो उन्होंने अचरज से देखा। शायद आँख से भी कम दिखाई दे रहा था, लेकिन आज काकी को इस दशा में देखकर मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कोई औलाद ऐसी भी हो सकती है कि अपनी माँ की ऐसी दशा बना दे। जबकि आज उनके घर में शादी थी और उस शादी के घर में सबके पास हर काम करने के लिए समय था। बस काकी का ध्यान रखने के लिए किसी को कुछ पड़ी ही नहीं थी। ऐसे में काकी को हालांकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर भी जैसे ही मैं उनके गले लगी, वैसे ही उन्होंने मुझे टटोला। कौन कौन है? काकी, मैं हूँ, आपकी मन्नू। बस इतना सुनकर राधा काकी मुझसे लिपट गईं और मेरे गले लगकर
वो फूट फूट कर रो रही थीं। सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हुए थे। काकी अपनी सुना रही थीं। बारी बारी से चारों के पास रहती हूँ, एक दिन भी कम न ज़्यादा। बीमारी में कभी कपड़े गंदे हो जाते हैं तो चार बात सुननी पड़ती हैं। मेरे बर्तन अलग हैं, चाहे मैं कितनी भी बीमार हो जाऊं, कोई मेरी नहीं पूछता। बर्तन भी खुद ही खाकर धोना पड़ता है। एक बार गिर गई तो हाथ टूट गया। कैसे जिए बेटा? आप इतनी अच्छी थी काकी, तो आपके बच्चे इतने संस्कारहीन कैसे हो गए काकी? काकी के आंसू थम ही नहीं रहे थे। मैं भी क्या कर सकती थी? सभी लोग अपनी तैयारी में बारात के लिए लगे हुए थे। फिर मैंने काकी से पूछा, काकी ये बताइए कि कुछ खाया आपने? मेरे सवाल पर वे कुछ कह ना पाईं। बस मेरे इतना पूछने पर वे और ज़्यादा और भी ज़ोर से रोने लगीं। क्या हुआ काकी? आप इतना क्यों रो रही हैं? मैंने राधा काकी से पूछा तो काकी ने जवाब दिया, भूख तो लगती है ना बेटा, पर किसी का ध्यान मेरे लिए नहीं है। मैंने तुरंत उन्हें लाकर खाना खिलाया। वे खाकर ढेरों आशीर्वाद देती रहीं। मेरी गाड़ी का समय हो रहा था, मुझे आज ही लौटना था। काकी छोड़ ही नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से उनसे हाथ छुड़ाया और अपनी राह पर चल पड़ी। कितनी सुंदर, कितनी अच्छी काकी, कैसी हो गई थी आज। जब से मैं अब शादी से वापस आई, तब से मैं एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूल पाई। और आज उनके जाने की खबर ने मन को झकझोर कर रख दिया। सच में ऐसी संस्कारहीन संतान से उनका ना रहना ही बेहतर था, जिन्होंने अपनी माँ का बंटवारा कर दिया था। मैं सोच रही थी कि कोई औलाद कैसे निकलती है। काकी के 4 बेटे थे। आज अगर काका जिंदा होते तो राधा काकी की आज यह दशा नहीं होती। वैसे भी काका को कितना घमंड था ना अपने चारों बेटों पर। बड़ी शान से वह मेरी माँ से कहते थे कि भाभी 4 बेटे हैं मेरे। और उन्हें चारों बेटों ने एक माँ को मरते दम तक इतना परेशान किया। समझ ही नहीं आता है कि गलती किसकी रही। लेकिन हाँ, इतनी अच्छी राधा काकी के साथ जो भी उनके बच्चों ने किया वह अच्छा नहीं किया। आज जब भैया का फ़ोन आने के बाद मैं पुरानी यादों में खो गई, तो मेरी आंखों से आंसू झरझर बहे जा रहे थे, जो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लग रहा था जैसे मेरी अपनी माँ मुझे छोड़कर चली गई है। काकी ने मुझे कभी पराया होने का एहसास नहीं दिलाया। मैं जब भी उनसे जो भी तरीके से कोई भी चीज़ मांगी, वह हमेशा तैयार रहीं। अपने बच्चों में और मुझ में उन्होंने कभी भी फ़र्क नहीं किया। इतनी अच्छी काकी के संस्कार पता नहीं इतने बेकार कैसे निकल गए कि उनकी औलाद ने आज उन्हें ऐसे दिन दिखाए। अच्छा ही हुआ कि काका समय देखने के लिए जिंदा न रहे, वरना अगर वह अपने बेटों की यह करतूत देखते तो जीते जी ही मर जाते। अगर राधा काकी के इन 4 बेटों के अलावा 4 और संतान भी होती तो काका और काकी अपने जीते जी उस औलाद का कभी भी बंटवारा नहीं करते। फिर बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? कितना घमंड था काका को अपने बेटों पर। लेकिन यह संसार है, यहाँ भांति भांति के लोग हैं। ईश्वर ऐसी संतान किसी को न दे। यह एक कहानी नहीं है, बल्कि सच्चाई है। बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं, तब उनके माता पिता उनमें कोई भेदभाव नहीं करते और पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, कपड़े आदि
हर एक चीज़ की जिम्मेदारी माता पिता बखूबी निभाते हैं। बच्चा चाहे एक हो या चार, पर बच्चों को एहसास नहीं कराते कि वह उन पर बोझ हैं, बल्कि उनका हर एक काम माता पिता खुशी खुशी करते हैं। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो चार चार बच्चों से बूढ़े माता पिता को पालना क्यों भारी लगने लगता है। अपने माता पिता को क्यों वही औलाद बांट कर छोड़ देती है। क्या वह भूल जाते हैं कि बचपन में उनके माता पिता ने उनके लिए कितने दुख, दर्द और तकलीफ़ें सही हैं। यदि कोई भी बच्चा अपने माता पिता के दुख, दर्द और उन तकलीफ़ों को भूल जाता है जो उसके माता पिता ने उसके बचपन में उसे पालने के लिए सहे होंगे, तो उसके बच्चे भी उसके द्वारा किए हुए त्याग और अपनी औलाद के पालन पोषण के लिए सही हुई तकलीफ़ों को भूल जाएंगे। और इस बात का एहसास आपको तब होगा जब आप अपने बुढ़ापे में होंगे और आपका कोई सहारा ना होगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, कहानी में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक नई कहानी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें।